Hello and welcome my dear students. I am Rushali ma'am from VM Academy classes नासिक। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। तो सब लोगों को पता है कि जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है उन्होंने क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है क्योंकि 12th की एग्ज़ाम अभी एक महीने पे, और ये क्वेश्चन बैंक इसलिए दिए क्योंकि कोविड-19 की वजह से आप लोगों के रेगुलर क्लासेस हो नहीं सके। तो जो क्वेश्चन बैंक है उसका आज हम सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री 12th साइंस का। आज हम देखेंगे चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट के जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उन सब का सॉल्यूशन हम डिटेल में जानेंगे फॉर द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो जैसे कि सबको पता है हमारे केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है सॉलिड स्टेट। तो जो सॉलिड स्टेट है अभी आपके एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए होगा? कंपलसरी 3 मार्क्स के लिए, और विथ ऑप्शन कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे? 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉलिड कंटेन मोलिक्यूल एज अ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो ऐसा कौन सा सॉलिड होगा जिसमें क्या होंगे? मोलिक्यूल्स होंगे एज अ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो हमने सॉलिड के 4 टाइप देखे थे, मोलिकुलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, उसके बाद मेटेलिक सॉलिड एंड कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। तो जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे? मोलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ पे ये मोनो एटॉमिक हो सकते हैं या पॉली एटॉमिक हो सकते हैं। इनमें क्या होता है? लंदन या डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये सॉफ्ट होते हैं और ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, तो मोलिकुलर सॉलिड, मोलिक्यूल्स किस में हो सकते हैं? इसका आंसर क्या होगा? मोलिकुलर सॉलिड। आयोनिक सॉलिड में कौन हो सकते हैं? कैटायन एंड एनायन हो सकते। मेटेलिक सॉलिड में कौन हो सकता है? मेटल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, जिनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके साथ, और कोवैलेंट सॉलिड में क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्डेड होते हैं। तो जो मोलिक्यूल्स होंगे वो किसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे? तो इसका आंसर होगा मोलिकुलर सॉलिड। तो इसका ऑप्शन होगा ए। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। सी द सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम कंटेन 4 ब्रेवियस लैटिस। तो ऐसा कौन सा क्रिस्टल है जिसमें 4 लैटिस प्रेजेंट होंगे? तो जो ब्रेवियस लैटिस थे वो कितने टाइप के थे हम देख चुके हैं। तो 7 टाइप के, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 7 पे भी देख सकते हो आप लोग, 7 टाइप के। तो 4 लैटिस किस में प्रेजेंट होंगे? अभी जो क्यूबिक होता है ना, इसमें 3 प्रेजेंट होते हैं। कौन से? सिंपल, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर। उसके बाद जो टेट्रागोनल होगा उसमें कितने प्रेजेंट होंगे? 2 ही प्रेजेंट होंगे, सिंपल एंड द बॉडी सेंटर। आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम भी दिए। उसके बाद जो ऑर्थोरोम्बिक होगा ना, इसमें कितने होते हैं? इसमें प्रेजेंट होते हैं 4, सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड बेस सेंटर। और जो मोनोक्लिनिक होते हैं इसमें ही 2 होते हैं, सिंपल एंड द बेस सेंटर। तो 4 किस में प्रेजेंट होंगे? उन्होंने 4 पूछा है, तो 4 किस में प्रेजेंट होंगे? तो 4 प्रेजेंट होंगे इन द ऑर्थोरोम्बिक में प्रेजेंट होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। तो कौन से 4 होंगे वो? सिंपल, जिसे प्रिमिटिव भी कहा जाता है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड द बेस सेंटर्ड। तो डायग्राम चाहिए तो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 7 पे देखो। थर्ड क्वेश्चन देखो, एन ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो हम टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों वर्ड को देख चुके। सराउंडेड बाय, कितने स्पीयर से सराउंड होगा? तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्या होता है? तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड होगा ऐसे 3 क्या होंगे? नीचे 3 स्पीयर होंगे, और ऊपर देखो मैं अलग कलर से ड्रॉ कर रही हूँ, 1 2 और ये 3। तो यहाँ पे वॉइड क्रिएट होता है, इसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहा जाता है। तो देखो कितने स्पीयर है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका आंसर क्या होगा? कितने स्पीयर होंगे इसके? 6 स्पीयर होंगे। तो कितने स्पीयर से सराउंड होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड? तो ये सराउंड होता है 6 स्पीयर से। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। ओके, तो ये 6 पेयर से क्या होगा? सराउंड होगा। 3 नीचे होंगे, 3 ऊपर होंगे, और बीच में जो वर्ड मतलब एम्प्टी स्पेस होता है, तो कितने होंगे टोटल स्पीयर? 6 होंगे। तो 6 पेयर जब होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का। देखो क्वेश्चन ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमॉर्फस सॉलिड। तो इनमें से कौन सा अमॉर्फस सॉलिड होगा? 2 टाइप के सॉलिड हम देख चुके हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड द अमॉर्फस सॉलिड। तो ये कौन से टाइप का सॉलिड है? ऐसा क्वेश्चन
पूछा गया है और 4 ऑप्शन है। कॉपर सल्फेट, एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट दिया है, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है मैग्नीशियम, तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है टार और चौथा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है डायमंड। तो क्या होते हैं ये एमॉर्फस सॉलिड? तो एमॉर्फस सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं रैंडमली अरेंज होते हैं, रैंडमली अरेंजमेंट होती है और उनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। वो क्या होते हैं, ग्रेजुअल सॉफ्ट हो जाते हैं किसी भी टेम्परेचर के रेंज में। उसके साथ साथ ये आइसोट्रोपिक होते हैं, मतलब उनके सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है इन ऑल डायरेक्शन। दे हैव ओनली द शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, जैसे ग्लास, रबर और प्लास्टिक इसका क्या है, एग्जाम्पल है। तो एमॉर्फस सॉलिड इसमें से कौन हो सकता है? तो इसमें से एमॉर्फस सॉलिड जो सारी प्रॉपर्टीज़ है किसके लिए एप्लीकेबल होती है? टार के लिए। तो कोल टार आप लोगों ने सुना होगा, तो वो टार है जो है ये क्या है, एमॉर्फस सॉलिड है। रैंडम अरेंजमेंट होगी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, तो इसका आंसर होगा सी, टार। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। द पेयर्ड कैटायन एनायन वैकेंसी इज कॉल्ड। वैकेंसीज पता है हमें, तो ये क्या होती है, क्रिस्टल डिफेक्ट होते हैं या क्रिस्टल इनपरफेक्शन होता है। ओके, तो चलो एक एक देखते हैं हम। तो सबसे पहले जो भाई साहब स्कॉट की, इसमें क्या होता है वो देखते। तो जो स्कॉट की डिफेक्ट होगा इसमें क्या होता है, द नंबर ऑफ एनायन डिक्रीज होता है, एनायन डिक्रीज होते, आयंस डिक्रीज होते। तो आयंस कौन से होंगे, एक कैटायन होगा और एक क्या होगा, एनायन होगा। मतलब पेयर में क्या हो जाते हैं ये, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट करते। तो जो स्कॉट की डिफेक्ट होगा उसमें क्या होगा, तो दोनों भी कैटायन एनायन, मतलब अगर किसी इसमें ऐसे कैटायन एनायन प्रेजेंट है, तो एक कैटायन और एक एनायन ऐसे पेयर में क्या हो जाते हैं, ये यहाँ से निकल जाते हैं। तो इस डिफेक्ट को क्या कहा जाता है, स्कॉट की डिफेक्ट। तो स्कॉट की डिफेक्ट इज फॉर्म्ड इन एन आयोनिक सॉलिड में होता है ये। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन क्या हो जाते हैं, मिसिंग होते इन देयर रेगुलर पोजीशन। तो यहाँ पे वैकेंसीज क्रिएट हो जाती है क्रिस्टल में। तो कैटायन एनायन कहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, पेयर जो कैटायन एनायन वैकेंसी की क्रिएट करेगा वो कौन करेगा, स्कॉट की। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। ओके, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है वो भी देख लेते हैं। जो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है इसमें क्या हो जाता है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट अराइज व्हेन एन आयन ऑफ द आयोनिक कंपाउंड इज मिसिंग फ्रॉम द रेगुलर लैटिस साइड। तो कोई भी आयन क्या हो जाता है, रेगुलर लैटिस साइड से क्या होगा, मिसिंग होगा। और वो कहाँ पे चला जाता है, इंटरस्टेशियल स्पेस में चला जाता है। उसके बाद जो इम्प्यूरिटी होता है, इम्प्यूरिटी जो डिफेक्ट जो होता है ये क्या होता है, तो इम्प्यूरिटी इफेक्ट में क्या होगा, कोई फॉरेन एटम या फिर एटम फ्रॉम द डिफरेंट होस्ट एटम जब प्रेजेंट हो जाता है क्रिस्टल लैटिस में, ऐड हो जाता है, तब इम्प्यूरिटी डिफेक्ट आता है। और वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, वैकेंसी के नाम से ही पता चलता है कि कोई भी एक आयन क्या हो जाता है, यहाँ से कम हो जाता है। तो कैटायन एनायन दोनों साथ में पेयर में कौन से डिफेक्ट में चले जाएंगे, स्कॉट की डिफेक्ट में, इसलिए आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 नंबर। द यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूबिक सिस्टम हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स हैज 8 एटम्स एट द 8 कॉर्नर। तो चलो सिंपल क्यूबिक सेल को ड्रॉ करते हैं। ओके, क्या कहा है, 8 कॉर्नर में क्या होंगे, 8 एटम्स प्रेजेंट होंगे, ऊपर के 4 कॉर्नर और नीचे के 4 कॉर्नर। हेंस द नंबर ऑफ एटम्स इन एन यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने क्या होता है, यहाँ पे एक जो कॉर्नर होगा इसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 1/8 होता है। ओके, तो चलो देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स कितने आते। तो नंबर ऑफ एटम्स टोटल कितने कॉर्नर है, 8, और एक कॉर्नर का कितना कंट्रीब्यूशन है, 1/8। तो आंसर कितना होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो गए, तो आंसर होगा 1। तो यहाँ पे आंसर क्या है, आंसर है सी। तो हमें पता है सिंपल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, 1। बॉडी सेंटर में कितने होते हैं, 2। फेस सेंटर में कितने होते हैं, 4। नेक्स्ट देखो 8 नंबर।
इन क्रिस्टल लैटिस फॉर्म्ड बाय प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल का ही दूसरा नाम क्या है? सिंपल। याद रखना है, सिंपल का दूसरा नाम प्रिमिटिव है। तो सिंपल जो यूनिट सेल होगा उसमें कितना स्पेस ऑक्युपाइड होता है? तो हमने स्पेस ऑक्युपाइड जो है मतलब पैकिंग इफिशिएंसी जिसे कहा जाता है, तो हम देख चुके। तो स्पेस कितना ऑक्युपाइड होगा ये पूछा है उन्होंने, और यहाँ पे नाम थोड़ा सा अलग दिया है, प्रिमिटिव तो सिंपल। तो हमें पता है जो सिंपल होता है उसका कितना ऑक्युपाइड स्पेस होता है, तो 52.4। तो सिंपल का कितना होगा? 52.4 होता है। उसके साथ साथ बीसीसी का कितना होता है? 68%। आपके बुक में टेबल ही दिया है। एफसीसी या फिर सीसीपी या एचसीपी का कितना होता है? 74% होता है। याद रखना है स्पेस ऑक्युपाइड। अगर उन्होंने वर्ड पूछा होता तो 100 से हम ऑक्युपाइड स्पेस को क्या करते? माइनस करते। लेकिन यहाँ पे सिंपल का कितना है? 52.4। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8 नंबर। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्फीयर इन HCP, HCP मीन्स हेक्सागोनल क्लोज पैक लैटिस इन थ्री डायमेंशन इज। So next, the coordination number of sphere in HCP lattice in 3 dimension is। तो देखो HCP lattice क्या होता है? हेक्सागोनल क्लोज पैक। तो हेक्सागोनल क्लोज पैक की जो ये सेंटर का एटम है इसका हमें क्या करना है? कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो ये क्या होता है? एक ही डायमेंशन में क्या होगा? 6 क्या होगा? स्पीयर से सराउंड होता है। इसके ऊपर कितने स्पीयर होते? 3 होते हैं। और इसके नीचे कितने होते? 3 होते। मतलब ये सेंटर का आइटम देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 11 12 10 11 12। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 3 डायमेंशन में कितना होता है? 12। अगर 2 डायमेंशन में पूछे तो 2 डायमेंशन में इतना ही होता है, 6 होता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? द आंसर शुड बी डी होना चाहिए, क्योंकि HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक और 3D में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर कोई पूछे कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितने, तो नंबर ऑफ पार्टिकल 6 होंगे, बट कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अ कंपाउंड मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट X एंड Y एंड क्रिस्टलाइज इन BCC स्ट्रक्चर। तो इसका BCC स्ट्रक्चर है। तो चलो ड्रॉ करते हैं पहले क्यूब को। ओके ये क्यूब किससे बना है? सिर्फ X और Y से बना है और BCC इसका। ओके अभी देखो क्या दिया है। द एटम ऑफ X आर प्रेजेंट एट द 8 कॉर्नर। तो जो 8 कॉर्नर होंगे, इस 8 कॉर्नर में जो एटम प्रेजेंट होता है वो कौन सा होगा? X होगा। ओके एंड द एटम Y प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ क्यूब। तो सेंटर में जो प्रेजेंट होगा वो कौन होगा? Y होगा। हमें क्या करना है? इसका फॉर्मूला बताना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने पड़ेंगे। तो चलो X निकालते हैं, कितने होंगे? X प्रेजेंट होता है कॉर्नर में, एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होगा 1 8। कितने कॉर्नर है? 8। तो X के कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे? 1। Y प्रेजेंट है सेंटर में, तो सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? पूरा की पूरा होता है। सो X:Y का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1। ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो फॉर्मूला क्या होगा? XY होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे? ऑप्शन बी करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। 8 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है, एक का होता है 1 8, 8 का हो जाएगा 1। मतलब नंबर ऑफ X पार्टिकल कितने प्रेजेंट होंगे? इसमें 1 प्रेजेंट होंगे। और Y जो सेंटर में उसका भी पूरा कंट्रीब्यूशन होगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कंपाउंड का XY हो जाएगा। सो आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट MCQ। सोडियम क्रिस्टलाइज इन BCC स्ट्रक्चर। तो सर स्ट्रक्चर कौन सा है? देखो BCC स्ट्रक्चर है। इफ एज लेंथ को किससे दिखाते हैं? स्मॉल a से दिखाते हैं। कितनी एज लेंथ दी है? 4.3 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? रेडियस निकालनी है, मतलब R निकालना है कि R कितना होगा। ओके तो सोडियम क्रिस्टलाइज इन BCC स्ट्रक्चर इफ एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 4.3 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ सोडियम एटम। तो दिखाओ BCC के लिए क्या हो जाएगा? ये BCC के लिए हो जाएगा ये R इज इक्वल टू क्या होता है? √3/4
ए, इसे ऐसे भी लिखा जाता है 0.4330 ए लिखा जाता है। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं 0.4330 इंटू ए की वैल्यू क्या है 4.3 इंटू 10⁻⁻8। अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर यहाँ पे जो मिलता है वो आंसर होगा 1.86 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। आप क्या करो, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करो, आपको ये आंसर मिलेगा। तो कौन सा आंसर करेक्ट है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। ओके, ये फॉर्मूला है, ए की वैल्यू दी हुई है, पुट की सिर्फ और कैलकुलेट किया तो हमें आंसर मिला दिस वन 1.86 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट होगा। और इसका भी टेबल दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में, रेडियस को कैसे सिंपल का क्या होगा, बीसीसी का क्या होगा, एफसीसी का क्या होगा, सबके फॉर्मूले दिए हुए। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 1 मार्क के लिए पूछे जाते हैं, मतलब आपको एक वर्ड या एक सेंटेंस में इसका आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन है राइट द इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन फ्रैंकल डिफेक्ट। तो जो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है उसमें डेंसिटी पे क्या इफेक्ट होगा उस डिफेक्ट का, वो हमें बताना है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट होता क्या है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, ये क्यों अराइज होता है, व्हेन आयन ऑफ द एन आयोनिक कंपाउंड इज मिसिंग फ्रॉम द रेगुलर लैटिस साइट। ये अपनी जगह छोड़ के कहीं और पे चला जाता है, इंटरस्टेशियल स्पेस में चला जाता है। तो जो फ्रैंकल डिफेक्ट में होगा नो यहाँ पे क्या होगा, आयन क्या होगा, यहाँ क्रिस्टल से क्या है मिसिंग नहीं होता है। क्या होता है देखो, अगर ये ऐसे आयन प्रेजेंट है, ये भी एक क्या है आयोनिक इफेक्ट है, तो ऐसे आयन प्रेजेंट थे ऐसे, तो इसमें से कहीं से ये आयन यहाँ से निकलता है और यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस होता है जिसे इंटरस्टेशियल स्पेस कहा जाता है, वहाँ पे जाके क्या हो जाता है फिक्स होता है। मतलब ये क्रिस्टल में ही प्रेजेंट है, सिर्फ अपनी जगह पे नहीं, कहीं और पे जाके बैठा है। ओके, तो इसमें क्या होता है, कोई भी आयन मिसिंग नहीं होता, सिर्फ उसने अपनी जगह क्या की, यहाँ पे जगह से ये मिस हुआ है, लेकिन क्रिस्टल से मिस नहीं हुआ है। सो इन फ्रैंकल डिफेक्ट नो आयन आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस में क्या है, पूरा कंप्लीट आयन यहाँ पे मिसिंग नहीं होता, यहाँ पे चाहिए था तो यहाँ पे चला गया। मतलब कोई बच्चा है जो क्लास में ही है, एक बेंच से उठ के दूसरे बेंच पे चला गया है, ऐसी कंडीशन है। तो यहाँ पे डेंसिटी पे कोई इफेक्ट हो सकता है, अगर आयन मिसिंग होता तो डेंसिटी पे इफेक्ट होता। तो यहाँ पे डेंसिटी क्या रहेगी, हम लिखेंगे अनचेंज्ड। तो यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन फ्रैंकल डिफेक्ट नो आयन आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस एज अ होल, the density of the solid and chemical properties remains the unchanged। क्योंकि उससे सिर्फ अपनी जगह चेंज की, इसलिए डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन है, 1 मार्क का ही, नेम द ब्रेवियस लैटिस इन द ट्राइक्लिनिक सिस्टम। तो टोटल 7 ब्रेवियन लैटिस होती है, जिसमें क्यूबिक में कितने होते हैं, 3 होते हैं, सिंपल बॉडी एंड फेस, ऑर्थोरोम्बिक में 4 होते हैं, टेट्रागोनल में 2 होते हैं, मोनोक्लिनिक में 2 होते हैं, जो रोम्बोहेड्रल होगा इसमें 1 होगा, हेक्सागोनल में 1 होगा, और ट्राई क्लिनिक में भी 1 ही होता है। हमें उन्होंने क्या पूछा है, नेम पूछा है, तो इसका नेम क्या होगा जो होता है, इसे सिंपल कहा जाता है या फिर इसे ही कह सकते हो प्रिमेटिव। एक ही होता है, सिंपल या प्रिमेटिव। आपके टेक्स्ट बुक में उसकी डायग्राम भी दी हुई है। तो एक ही होगा ट्राइक्लिनिक, कौन सा होगा, सिंपल और द प्रिमेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थर्ड, व्हाट आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो हम 3 टाइप के सब्सटेंस देख चुके हैं, डायमैग्नेटिक, उसके बाद पैरामैग्नेटिक और उसके बाद फेरोमैग्नेटिक। तो उन्होंने पूछा है यहाँ पे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, उन्होंने एग्जाम्पल नहीं पूछा है, लेकिन अगर एग्जाम्पल आता है तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसे लिख सकते हो। तो क्या होते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे होंगे जिनमें क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं क्या होते हैं, पेयर्ड होते। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन करती है मैग्नेटिक नेचर ऑफ सब्सटेंस, तो हम 11th में देख चुके। तो यहाँ पे क्या होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। मतलब जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, ऐसे पेयर में होंगे। ओके, ये क्या करेंगे, वीकली रिपेल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को। वीकली रिपेल मतलब बहुत कम अमाउंट में रिपल्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड में, या ना के बराबर होगा।
एग्जाम्पल होगा N2F2 NaCl H2O एंड C6H6 मतलब बेंजीन। यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये पेयरिंग में होते, तो ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या करता है, यहाँ पे ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे का जो स्पिन होता है उस स्पिन को क्या करते हैं, बैलेंस, एक इस डायरेक्शन में घूम रहा है और एक इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो दोनों क्या करेंगे, अपने अपने स्पिन को क्या कर लेते हैं, बैलेंस करते हैं। इसलिए दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, कैंसल हो जाता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, यहाँ पे रिपेल नहीं कर पाते, तो वीकली रिपेल कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, डायमैग्नेटिक सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे एंड वीकली रिपेल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, और कोई भी एक एग्जांपल याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिव वन प्रॉपर्टी कॉमन इन बोथ HCP एंड CCP क्रिस्टल लैटिस। तो HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैक एंड CCP मीन्स क्यूबिक क्लोज पैक क्रिस्टल के हमें कॉमन प्रॉपर्टीज़ बताने। तो इनके कौन से कॉमन प्रॉपर्टीज़ है, तो मैं दो बताती हूँ, आप इसमें से कोई भी याद रखो। ओके, तो HCP और CCP की पहली कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि दोनों का भी कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12 होगा दोनों के लिए। ये पहली एक सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है। दूसरी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है, इनमें जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं दोनों के लिए, टेट्राहेड्रल वॉइड जो होंगे वो कितने होंगे, इसमें 2 होते हैं, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होंगे, टेट्राहेड्रल के हाफ होते, तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड टेट्राहेड्रल के हाफ होंगे, मतलब कितने होंगे, 1 होंगे। तो ये दोनों के क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टीज है, कॉमन प्रॉपर्टीज है दोनों के लिए। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड दोनों में 1 होते हैं, ऑक्टाहेड्रल कितने होंगे, उसके हाफ होंगे, मतलब कितना होगा, 1 होगा। तो आप दोनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी लिख सकते हो क्योंकि उन्होंने 1 पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड द एज लेंथ ऑफ FCC यूनिट सेल। तो FCC के लिए हमें एज लेंथ मतलब A और रेडियस मतलब R का क्या करना है, रिलेशन लिखना है। तो FCC में क्या होता है, R इज इक्वल टू √2/4A होता है। इसे ही हम क्या लिखते हैं, इसे लिखते हैं R इज इक्वल टू 0.3535A। तो FCC के लिए ये रिलेशन होता है एज लेंथ और रेडियस के बीच में, जहाँ पे R क्या होगा, रेडियस होगा, एंड A इज द एज लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 नंबर, ड्रॉ डायग्राम ऑफ BCC यूनिट सेल। BCC यूनिट सेल की हमें क्या करनी है, डायग्राम। तो आपको क्यूब ड्रॉ करते आना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, क्यूब को ड्रॉ करेंगे। ओके, ये हो गया क्यूब। BCC में क्या होता है, यहाँ पे 8 कॉर्नर पे क्या होते हैं, एटम्स प्रेजेंट होते। तो ऐसे आपको दिखाने हैं एटम, और एक एटम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेंटर ऑफ क्यूब। तो ये हो गई डायग्राम फॉर BCC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्म्ड इन द क्रिस्टल हैविंग द नंबर ऑफ एटम्स इन क्रिस्टल n/2। तो क्या दिया है देखो, नंबर ऑफ एटम्स दिए, कितने दिए, नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे n/2 दिया है, और हमें क्या पूछा है कि कितने क्या होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ एटम्स के डबल होते, सो 2 इंटू नंबर ऑफ एटम। तो चलो कैलकुलेट करो, 2 इंटू n/2, तो कितने नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, n। तो कितने होंगे यहाँ पे, n होंगे। तो हमेशा याद रखना है, जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं वो नंबर ऑफ जो एटम्स होते हैं उनके डबल होते। तो यहाँ पे डबल करोगे तो हाफ का डबल कितना हो जाएगा, सिंगल n। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन BCC लैटिस। BCC लैटिस में जो एम्प्टी स्पेस है वो हमें बताना है। तो चलो देखते हैं। फॉर BCC
एम्प्टी स्पेस मतलब हमें क्या है, वॉइड बताने हैं कितने। ऑक्यूपाइड स्पेस कितना होता है, ऑक्यूपाइड स्पेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, पैकिंग इफिशियंसी होती है, तो कितना होता है ये 68%। अगर ऑक्यूपाइड 68 है तो जो एम्प्टी स्पेस होगा, जिसे वॉइड स्पेस भी कहा जाता है, तो एम्प्टी स्पेस कितना हो जाएगा, 100 में से जब हम क्या करेंगे 68 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 32%। तो 32% एम्प्टी स्पेस होता है बीसीसी लैटिस में। See the next question, question number 9. If the total volume of the simple cubic unit cell is 6.817 into 10 raised to minus 23 centimeter, what is the volume occupied by the particle in unit cell? तो चलो हमें क्या दिया है, सबसे पहले टोटल वॉल्यूम दिया है, कितना दिया है यहाँ पे टोटल वॉल्यूम, दिस वन 6.817 इंटू 10 रेज़ टू 23। तो आपको बता दूँ एक फॉर्मूला था यहाँ पे, पैकिंग फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब इफिशिएंसी नहीं है, पैकिंग फ्रैक्शन टेक्स्ट बुक में भी दिया है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड बाय क्या था, टोटल वॉल्यूम। तो पैकिंग फ्रैक्शन टेक्स्ट बुक से ले सकते हो, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम भी दिया हुआ है, हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ एटम निकालना है। सो वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल टू, जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है जो सिंपल क्यूबिक सेल होगा उसके लिए होगा 0.524, चाहे तो टेक्स्ट बुक में देखो, और टोटल वॉल्यूम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी ना, 6.817 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 23, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर आएगा 3.57 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 23 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो वॉल्यूम होगा एटम का वो कितना होगा, 3.57 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 23 सेंटीमीटर क्यूब। और जो न्यूमेरिकल दिए हैं आपके क्वेश्चन बैंक में, उन्होंने ब्रैकेट में आंसर भी दिए, वहाँ से भी टैली कर सकते हो। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर 1 मार्क का लास्ट क्वेश्चन है ये। द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्म्ड इन 0.5 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्मिंग HCP स्ट्रक्चर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए HCP स्ट्रक्चर में जो टेट्राहेड्रल वॉइड जो होते हैं, टेट्राहेड्रल कितने होते हैं, टेट्राहेड्रल 2 होते, और जो ऑक्टाहेड्रल होंगे वो टेट्राहेड्रल के हाफ होंगे, मतलब कितने होंगे, 1 होंगे। तो हमें टेट्राहेड्रल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ऑक्टाहेड्रल वॉइड चाहिए। आपको याद रखना है कितने होंगे, 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड ईच एटम। ओके, और यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, 0.5 मोल कंपाउंड दिया है। तो अकॉर्डिंग टू जो एवोगाड्रोस लॉ था उसके हिसाब से 1 मोल में कितने पार्टिकल ऑक्यूपाई करते हैं, 6.022 इंटू 10 रेज़ टू 23। इसे एवोगाड्रोस नंबर भी कहा जाता है। अगर 1 मोल में इतने पार्टिकल है तो 0.5 मोल में कितने पार्टिकल होंगे, तो कितने पार्टिकल होंगे यहाँ पे, 6.022 इंटू 10 रेज़ टू 23 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 1, तो ये हो जाएंगे 3.022 इंटू 10 रेज़ टू 23 पार्टिकल। इतने पार्टिकल है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं, 1। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू कितने, 1 इंटू 3.022 इंटू 10 रेज़ टू 23। तो इसका आंसर कितना होगा, 3.022। 1 से ही तो मल्टीप्लाई किया है, एक ही वॉइड, एक ही पार्टिकल प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर होगा 3.022 इंटू 10 रेज़ टू 23। इतने क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होंगे जब 0.5 मोल कंपाउंड क्या होगा, HCP स्ट्रक्चर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 1 है, 2 मार्क के लिए, 2 टाइप दिए उन्होंने, 2 मार्क का टाइप 1 है और 3 मार्क का टाइप 2 है। पहला क्वेश्चन है इसमें, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड। जब 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है तो आप कितने पॉइंट लिखोगे डिफरेंस के, 2 ही पॉइंट लिखने, कोई भी 2 पॉइंट लिखो और एक एग्जाम्पल लिख दो। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस है, तो अभी क्या करो, ये क्वेश्चन बैंक में जो एक्सप्लेन कर रही हो आप अच्छे से देख लो, इस हैंड रिटन जो है इसके आंसर जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी।
तो क्या होंगे यहाँ पे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते दे आर अरेंज इन रेगुलर एंड द पीरियोडिक मैनर। तो क्या होगा यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अरेंज्ड होंगे इन रेगुलर मैनर। रेगुलर भी कह सकते हो एंड पीरियोडिक भी कह सकते हो। पीरियोडिक मतलब स्पेसिफिक इंटरवल के बाद क्या होगा, मैनर जो होगा, अरेंजमेंट होगा, वो क्या होगा, रिपीट होगा। यहाँ पे पार्टिकल्स कैसे होते हैं, दे आर अरेंज रैंडमली, रैंडम होते, बोल नहीं सकते हम कि इसके बाद यही रिपीट होगा। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, ये जो होते ये क्या होते हैं, एन आइसोट्रॉपिक, और ये होते आइसोट्रॉपिक होते। ओके, तो ये दोनों के बीच क्या, दो डिफरेंस हो गए। और कोई एक एग्जांपल लिख सकते हो। तीसरा डिफरेंस क्या लिख सकते हो, ये लॉन्ग रेंज जो होता है, दे हैव द लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इनकी क्या होती है, शॉर्ट रेंज क्या होती है, ऑर्डर होती है। और एक एग्जांपल लिख सकते हो, इसका लिख सकते हो, यहाँ पे क्रिस्टलाइन का आइस लिख सकते हो, NaCl लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ग्लास लिख सकते हो, या इसमें क्वेश्चन था MCQ में, टार भी लिख सकते हो, वो भी क्या था, एमॉर्फस सॉलिड था। तो ये इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल। तो 3 पॉइंट लिखो इंक्लूडिंग एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड एज अ मोलिकुलर, आयोनिक, कोवैलेंट एंड द मेटालिक सॉलिड। तो क्लासिफाई करना है, तो जो मेटल के इलेक्ट्रॉन का जो C होता है वो मेटालिक सॉलिड होते हैं। उसके बाद जो कोवैलेंट बॉन्ड जिनमें होता है वो कोवैलेंट सॉलिड होते हैं। जो आयोनिक बॉन्ड से बनते हैं, मतलब कैटायन एंड एनायन के कॉम्बिनेशन से जो बनेंगे वो आयोनिक सॉलिड होंगे। और मोलिकुलर सॉलिड क्या होते हैं, मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है वहाँ पे। तो देखो Pb पहला क्या है, लीड, हमें पता है ये क्या है, मेटल है, तो ये क्या बन जाएगा, मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। दूसरा है MgF2, तो ये 2 आयन से बना है, कौन सा, Mg2 प्लस 2F माइनस आयन के कॉम्बिनेशन से बना है, तो ये बन जाएगा आयोनिक सॉलिड। तीसरा SO2, ये कौन सा है, ये मोलिकुलर सॉलिड है, क्योंकि ये मोलिक्यूल है। और कॉर्ड्स एक ग्लास का टाइप है जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है इसे, या फिर कोवैलेंट सॉलिड। तो ये होंगे इनके 4 टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3rd नंबर का, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन द FCC यूनिट सेल। FCC यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं वो हमें फाइंड करने। तो चलो पहले क्या करेंगे, क्यूब को ड्रॉ करेंगे। ओके, ये क्यूब हो गया। इसे हम FCC कब करेंगे, जब स्पेसिफिक एटम के अरेंजमेंट, कहाँ कहाँ पे एटम प्रेजेंट होते हैं, एटम्स प्रेजेंट एट द 8 कॉर्नर, कॉर्नर में एटम्स सब में कॉमन प्रेजेंट होते, तो 8 कॉर्नर हो गए। ओके, और इसके साथ साथ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एटम, जो फेस होंगे, कितने फेस होंगे, 6, 1 2 3 4, ये पीछे का और ये आगे का, दोनों साथ में दिखा रही हूँ मैं, क्योंकि 3 डायमेंशन हम बोर्ड पे नहीं दिखा सकते। तो चलो नंबर ऑफ एटम्स हमें देखने, नंबर ऑफ एटम्स किसके लिए देख रहे हैं हम, FCC के लिए। तो नंबर ऑफ एटम में कितने कॉर्नर होंगे, 8 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होगा, प्लस 6 जो फेस सेंटर होते उनका क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा। तो 8 कॉर्नर, एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, मैं इसे ब्रैकेट डाल रही हूँ, प्लस 6 फेस होते हैं और फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो होता है हाफ, 1/2। तो कितना होगा, ये 1 ये 3, नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 4 होंगे। सो FCC में नंबर ऑफ एटम कितना होते हैं, 4 एटम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन विद डायग्राम द वैकेंसी डिफेक्ट। 2 मार्क के लिखना है, तो डायग्राम बोला है तो डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, ऐसी जो रेगुलर अरेंजमेंट होगी, इस रेगुलर अरेंजमेंट में से यहाँ पे क्या हो जाएगी, वैकेंसी क्रिएट होगी। तो देखो यहाँ पे 2 क्या हो रही है, यहाँ पे वैकेंसीज क्रिएट हो रही है। ओके,
2 मतलब यहाँ पे मैंने 2 दिखाए हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकते या इससे कम भी हो सकते, एक डिफेक्ट है मेटल का। ओके, तो क्या होता है, ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉलिड अ पार्टिकल इज मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर साइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, क्रिस्टलाइजेशन जब हो रहा था तो रेगुलर साइड से क्या हो गए, पार्टिकल मिसिंग हो गए, क्रिस्टल लैटिस बन गया। ये जो मिसिंग पार्टिकल ये क्या क्रिएट करेंगे, यहाँ पे ये क्रिएट करेंगे वैकेंसी को क्रिएट करेंगे। ओके, ये वैकेंसी क्रिएट करते इन द लैटिस स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर होता है वैकेंसीज की वजह से यहाँ पे पार्टिकल मिसिंग होते हैं, इसीलिए इसको वैकेंसी डिफेक्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो 2 वैकेंसी क्रिएट हुए, एम्प्टी स्पेस क्रिएट हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट है। ओके, जो वैकेंसी डिफेक्ट होता है ये डेवलप होता है व्हेन सब्सटेंस इज हीटेड, मतलब क्रिस्टलाइज जब हो रहा है तो इसका रीज़न क्या है, सब्सटेंस को क्या किया जाता है, हीट करने की वजह से भी क्या हो सकते हैं, वैकेंसीज क्रिएट हो सकते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे पार्टिकल क्या हो रहे हैं, यहाँ से मतलब वो क्रिस्टल से निकल जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो मास होगा क्रिस्टल का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, मास ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेस। वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, स्पेस क्या हुआ है, जनरेट हुआ है, स्पेस है, लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। व्हाट अबाउट डेंसिटी, तो इसमें डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि 2 पार्टिकल क्या हो चुके हैं, क्रिस्टल से कंप्लीटली मिसिंग है, एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं गए, कंप्लीटली मिसिंग है। तो वैकेंसी जनरेट होने की वजह से सब्सटेंस का मास रिड्यूस हो जाएगा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, इसे कहा जाता है वैकेंसी डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने फॉर 0.3 ग्राम ऑफ अ स्पीसीज। तो 0.3 जो x दिया होता है वो कितना दिया है, यहाँ पे 0.3 दिया है। ओके, उसके साथ साथ क्या दिया है, देखो यहाँ पे हमें प्रोवाइड की है डेंसिटी कितनी है, 8.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। उसके साथ साथ दिया है एज लेंथ कितना दिया है, 3.25 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, और जो x हम फॉर्मूला में यूज़ करते हैं वो कितना दिया है, 0.3 ग्राम, क्योंकि मेटल का इतना दिया है। तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम, x मतलब 0.3 ग्राम कितना होगा, x अपॉन डेंसिटी a क्यूब, ये क्या है उसका फॉर्मूला है। तो चलो वह फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करते, x की वैल्यू है 0.3, डेंसिटी 8.5 और ये 3.25 इंटू 10⁻⁸ दिया है, इसका हमें क्यूब करना है। तो देखो 0.3 इंटू 8 3 कितना होगा, 24, माइनस से ऊपर आके कितना होगा वो 10⁻24 रहेगा, सिर्फ माइनस साइन निकल जाएगा, नीचे आएगा 8.5, 3.25, 3.25 इंटू 3.25, क्योंकि क्यूब है ना तो 3 बार लिखा मैंने। ओके, तो चलो इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये होगा 0.3 इंटू 10⁻24। इन तीनों का अगर कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा चारों का 291.789। आप लॉग टेबल भी यूज़ कर सकते हो, और इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर होगा 0.001028 इंटू 10⁻24। इसे ही हम लिख सकते हैं 1.03 अप्रॉक्सीमेटली इंटू 10⁻21। तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या होंगे, कितने में, 0.3 ग्राम में कितने होंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते, कितने होंगे, 1.03 इंटू 10⁻21 इतने होंगे। ये कैलकुलेशन आप लोग खुद से कैलकुलेशन करो मल्टीप्लिकेशन करके, या फिर लॉग टेबल यूज़ करो। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, अ कंपाउंड क्रिस्टलाइज इन BCC स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ द एज सेल एज लेंथ। तो क्या कौन सा स्ट्रक्चर है, BCC स्ट्रक्चर है। हमें क्या पूछा है, A इज इक्वल टू पूछा है एज लेंथ, और उन्होंने क्या दिया है, डायमीटर दिया है, कितना है, 120 पिकोमीटर। ओके, तो BCC स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहाँ पे ये जो R होता है इज इक्वल टू 0.4330 A इतना होता है।
मतलब ए क्या हो जाएगा, आर डिवाइड बाय 0.4330। बट हमें आर ही नहीं पता है, डायमीटर दिया है। तो डायमीटर मतलब क्या होता है, ये सर्कल का पूरा इतना। अगर हमें रेडियस चाहिए तो इसका क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। सो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाय 2। सो 120 डिवाइड बाय 2 ये कितना हो जाएगा, 60 पिकोमीटर। यहाँ पे आर की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ, तो 60। तो क्या हो जाएगा, इसे आप डिवाइड करोगे तो आपको ये मिलेगा 138.56 पिकोमीटर। यही अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल है, 138.6 पिकोमीटर। इतना क्या होगा, एज लेंथ होगा। तो एज लेंथ 138.6 भी लिख सकते हो, या 56 रखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 2 है इसका, 3 मार्क के लिए हर क्वेश्चन है। ओके, पहला क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट पैकिंग इफिशियंसी ऑफ बीसीसी लैटिस, एक बड़ा क्वेश्चन है ये। ओके, उन्होंने शॉर्ट कहा है लेकिन पैकिंग इफिशियंसी में 4 स्टेप आते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1। स्टेप 1 में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रेडियस जो होगी स्पीयर की वो देखनी पड़ेगी। सो रेडियस ऑफ स्पीयर कहेंगे अब, स्पीयर मतलब पार्टिकल। ये जो एक स्पीयर है, तो कैसे निकलेगी रेडियस, इन द बीसीसी यूनिट सेल पार्टिकल ऑक्यूपाई एट द कॉर्नर एंड एडिशन 1 पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, जो टच करेगा कॉर्नर को अलॉन्ग विद द डायगोनल क्यूब। तो ये डायगोनल क्या हो गया, यहाँ पे क्यूब हो गया। टू ऑब्टेन द रेडियस ऑफ सच पार्टिकल, ऐसे स्पीयर का जो रेडियस है वो ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे ट्राइंगल एफ ई डी, एफ ई एंड डी, ये जो ट्राइंगल है वो, इसमें हमें एंगल कौन सा देखना है, एफ ई डी एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। अभी मैंने यहाँ से पे अच्छे से ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन ये जो ई एंगल होगा ये कितना होगा, यहाँ पे ये 90 कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ओके, सो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। ओके, और ये जो एज लेंथ होती है ये क्या होती है, ए होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर है तो ये बन जाएंगे 2 ए स्क्वायर। तो एफ डी स्क्वायर क्या बन गया, 2 ए स्क्वायर। इसे हम 1 नंबर दे के रखेंगे। ओके, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एफ ई कितना है, ए, और ये जो ई डी ये भी कितना है, ए, एज लेंथ। दूसरा हम ट्रायंगल कंसिडर करेंगे यहाँ पे ए एफ डी, ए एफ डी, ये यहाँ पे जो एंगल होगा ए डी एफ, ए डी एफ, ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर। ओके, तो ए डी कितना हो जाएगा, ए डी ए से लेकर डी तक, ये कितना है, ए। एफ डी स्क्वायर अभी हमने देखा कितना है, प्लस 2a स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3a स्क्वायर। ओके, तो अगर हम ए एफ निकालें तो ये कितना हो जाएगा, √3a। दोनों का क्या किया, रूट ले लिया, तो ये क्या होगा, √3a हो जाएगा। ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता है, ए एफ इज इक्वल टू, हमने 4r भी लिख सकते हो। ए एफ इज इक्वल टू, देखो ए एफ यहाँ से यहाँ पे 1r हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2r, यहाँ से यहाँ तक 3, वो देखो ये r है, ये r है। रेडियस कितने रेडियस आ रहे हैं, देखो 1 2 3 एंड 4। तो हम ए एफ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4r भी लिख सकते हैं, राइट। तो अगर हमने ए एफ इज इक्वल टू 4r लिखा और ए एफ इज इक्वल टू क्या है, 3a, √3a भी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। सो 4r इज इक्वल टू √3a, दोनों भी किसके वैल्यू है, ए एफ के वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पे r क्या हो जाएगा, √3/4a, ये होगी रेडियस। ओके, ये रेडियस होगी फॉर द बीसीसी
स्ट्रक्चर। स्टेप 2 में हमें वॉल्यूम देखना है। तो चलो स्टेप 2 में हमें वॉल्यूम ऑफ स्पीयर देखना है। तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर पार्टिकल क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अभी हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट की थी, कितनी थी, √3/4 ए। ओके, तो चलो यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करते, 4/3, 4 पाई/3 लिख रही हूँ मैं, और आर की वैल्यू आएगी √3/4 ए, और इसका बन जाएगा क्यूब। तो क्या वैल्यू होगी देखो, 4 पाई √3 का क्यूब, तो मैं √3 को 3 बार लिख रही हूँ, इंटू ए का भी क्यूब होगा, और नीचे 4 का क्यूब मतलब 4 भी मैं 3 बार लिख रही हूँ। तो इस 4 के साथ ये 4 कैंसिल होगा, 3 भी था ना, ये बाहर का 3 रह गया, ये √3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आएगा देखो, √3 पाई ए क्यूब बाय 16। तो ये होगा वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू √3 पाई ए क्यूब 16। ये हो गई सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमें क्या है, टोटल वॉल्यूम पार्टिकल का निकालना है। हमने ये वॉल्यूम स्पीयर का निकाला, एक स्पीयर का, अभी हमें पूरे पार्टिकल का निकालना है। तो चलो देखते हैं कि टोटल वॉल्यूम क्या आता है। तो बीसीसी के लिए बता दूं मैं आप लोगों को, बीसीसी का जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं वो क्या होंगे, 8 × 8 कॉर्नर प्लस सेंटर। तो कितना होगा, 1 + 1, कितने पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं बीसीसी में, 2 पार्टिकल प्रेजेंट होते। ओके, सो वॉल्यूम occupied by the particle in BCC into 2 into volume of the sphere। 2 पार्टिकल है और वॉल्यूम ऑफ स्पीयर 2 इंटू कितना आया था ये, √3 पाई ए क्यूब बाय 16। तो ये इसे कैंसिल कर देगा। सो √3 पाई ए क्यूब बाय 8, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल इन बीसीसी यूनिट सेल। ओके, फोर्थ स्टेप हमें करनी है अभी, पैकिंग एफिशिएंसी। स्टेप 4 क्या हो जाएगी, पैकिंग एफिशिएंसी हमें देखनी है कितनी होगी। तो देखो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी अभी यहाँ पे, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड कितना था, √3 पाई ए क्यूब, ओके, अपॉन 8, और ये वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, क्यूब का ए क्यूब इंटू क्या होगा ये 100। ओके, तो चलो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा देखो, √3 पाई ए क्यूब डिवाइड बाय 8 ए क्यूब इंटू 100। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ए क्यूब। ओके, यहाँ पे हमें क्या करनी पड़ेगी, पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। √3 पाई की वैल्यू होती है 3.142 इंटू 100 डिवाइड बाय कितना होगा, ये 8 होगा। इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको मिलेगा 68%। √3 और √2 के वैल्यू आप लोग क्या करो, याद रखो, तो ये 68% आएगा। सो द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी लैटिस इज 68%। और जो नंबर ऑफ वॉइड कितने बन जाएंगे फिर, 100 - 68 तो 32%। सेकंड क्वेश्चन देखो, इन केस ऑफ HCP स्ट्रक्चर हाउ आर स्पीयर इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेयर अरेंज्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेयर में कैसे अरेंजमेंट होगी किसकी, स्पीयर की, वो पूछा है यहाँ पे। तो HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर हाउ आर स्पीयर्स इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेयर अरेंज। तो ये 3D अरेंजमेंट में पूछा है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेयर में अरेंजमेंट कैसे होगी। तो इसके लिए हमें डायग्राम देखनी पड़ेगी। तो देखो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 11 पे ये डायग्राम ऑलरेडी दी हुई है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि 3 लेयर बताओ हमें, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेयर, 3 लेयर की अरेंजमेंट हमें बतानी है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन द टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ द सेकंड लेयर इज कवर्ड बाय द स्पीयर ऑफ द थर्ड लेयर। तो सेकंड के जो वॉइड है, थर्ड लेयर जब इसे क्या कर लेगा, कवर कर लेगा,
so that the sphere of the third layer are exactly aligned with those of the first layer। तो पहला लेयर और दूसरा लेयर क्या होगा, एक जैसा ही दिखेगा यहाँ पे। ओके, वी गेट द पैटर्न ऑफ द स्पीयर विच इज रिपीटेड इन द अल्टरनेट वे। तो ए बी ए, तो ये और ये अरेंजमेंट क्या होगी, सेम ही होगी। एक अलग वे भी बताऊंगी मैं आप लोगों को याद रखने का। तो ये अरेंजमेंट सेम होगी। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो पैटर्न होगा स्पीयर का यहाँ पे अल्टरनेट वे में रिपीट होगा। इसे हम ए बी पैटर्न से क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है। ओके, जो थर्ड लेयर होगा, ये थर्ड लेयर क्या हो जाएगा, जब सेकंड लेयर के ऊपर से आएगा तो यहाँ पे स्पीयर को कवर करेगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को ये क्या करेगा, कवर करेगा, और यहाँ पे फर्स्ट लाइन के अलाइन में आ जाएगा। तो ये जो अरेंजमेंट है इसे सी टाइप पैटर्न कहा जाता है। तो ये मोस्टली सीसीपी में दिखता है, लेकिन हमें एससीपी पूछा है तो आप लोगों को ऐसे ही याद रखना है। तो मैं आप लोगों को और एक वे बताती हूँ याद रखने का। तो देखो कैसे याद रखना है। फर्स्ट सेकंड हेक्सागोनल में पूछा है, तो फर्स्ट लेयर सपोज ऐसे, इसे हम ए कहेंगे, सारे स्पेयर सेम ही है। दूसरा जो लेयर आएगा ना, ये इसके जो डिप्रेशंस होंगे वहां पे वो फिट होगा। तीसरा जो लेयर आएगा वो वापस क्या करेगा, उसके डिप्रेशन, ये जो कॉर्नर है यहाँ पे क्या होगा, फिट होगा। तो देखो ये ए टाइप का था, ये बी टाइप का है, और ये वाला रिपीट हो रहा है। तो देखो ये अरेंजमेंट रिपीट हो रही है, तो ये भी क्या होगा, ए टाइप का, इसलिए इसको ए बी टाइप कहा जाता है। ओके, तो ये होगी अरेंजमेंट। तो जो क्लोज पैक ये वन डायमेंशन वाला था रो, वो क्या होगा, ये क्या होगा, जो डिप्रेशंस होंगे नेबरिंग स्पेयर के, दो नेबरिंग स्पेयर के जो डिप्रेशंस होते हैं उसमें ये क्या हो जाएगा, फिट होगा सेकंड रो। तो ये फर्स्ट रो, सेकंड रो। फिर जो थर्ड रो आएगा, थर्ड लेयर जो आएगा वो फर्स्ट का ही क्या है, फर्स्ट को ही क्या करेगा, रिपीट करेगा, इसलिए ए बी टाइप का क्या होगा, यहाँ पे अरेंजमेंट होगा। तो फिर से थर्ड जो फोर्थ रो आएगा वो कौन सा होगा, बी टाइप का होगा। देखो अगर मैंने यहाँ पे फोर्थ रो ऐसे ड्रॉ किया तो ये कौन से टाइप का होगा, ये वापस कौन से टाइप का आएगा, बी टाइप का। तो इसलिए ए बी अरेंजमेंट यहाँ पे दिखती है। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6 आएगा। तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है, ये अच्छे से समझ लो। सी द थर्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल है। अ सब्सटेंस क्रिस्टलाइज इन एफसीसी स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर दिया है, एफसीसी स्ट्रक्चर दिया है। अ यूनिट सेल एज लेंथ, तो यहाँ पे ए दिया है कितना है, 367.8 पिकोमीटर। इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 3.678 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर बन जाएगा ये। ओके, हमेशा याद रखना है एज लेंथ सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी। उसके साथ दूसरा दिया है उन्होंने डेंसिटी। डेंसिटी कितनी दी है, 21.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतनी दी। पूछा क्या है हमसे, कैलकुलेट द मोलर मास, मतलब कैपिटल एम को हमें कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब स्मॉल एन, एफसीसी में कितने होते हैं, 8 कॉर्नर का 1 कंट्रीब्यूशन और 6 स्पेसेस का 3, तो 1 + 3 कितना होगा, 4 होगा। एंड एवोगाड्रोस नंबर भी हमें लगेगा, वो कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। कौन सा फॉर्मूला होगा, रो इज इक्वल टू mn/a³ ये फार्मूला हमें किसके लिए कन्वर्ट करना है, थोड़ा सा ऊपर करती हूँ, हाँ, ये फार्मूला हमें m के लिए कन्वर्ट करना है। सो m इज इक्वल टू डेंसिटी a³ Na/n। तो चलो वैल्यू पुट करते और कैलकुलेट करते। तो क्या क्या वैल्यू दिए देखो, यहाँ पे डेंसिटी हमें पता है 21.5, ए हमें पता है 3.678 इंटू 10⁻⁻8 इसका क्यूब हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23,
ये क्या है एवोगाड्रोस नंबर, n कितना दिया है 4। ओके, तो चलो जो वैल्यू है 21.5 इंटू 3.678 इंटू 3.678, क्योंकि क्यूब है ना, 3.678 इंटू 6.022, 10⁻23 एंड 10⁻24 मतलब कितना रह जाएगा 10⁻−1 रह जाएगा डिवाइड बाय 2। ओके, अभी मैं क्या कर रही हूँ, इसे और इसे मैं क्या कर रही हूँ सिंप्लीफाई कर रही हूँ। तो ये कितना आएगा, अगर ये इस साइड में कन्वर्ट हो जाए 0.1 यहाँ पे आ जाए तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 है ना, सॉरी, तो 2.15 हो जाएगा। और उससे जब मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो ये कितना होगा 2.5375। ओके, इंटू 3.678 इंटू 3.678 इंटू 3.678 इंटू 6.022। आप इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट कर सकते हो या फिर आप लोग लॉग टेबल यूज़ कर सकते हो। लॉग टेबल की प्रैक्टिस करो तो ये आंसर आएगा 161.047। इट्स अप्रॉक्सीमेटली 161 ग्राम पर मोल। इतना क्या होगा मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। तो इसका आंसर होगा 161 ग्राम पर मोल। तो आप लोग क्या करो, ये जो कैलकुलेशन है उसे लॉग टेबल यूज़ करो या फिर डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूनिट सेल ऑफ सोडियम इज BCC। तो BCC है, डेंसिटी दी है कितनी है 0.97 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब। रेडियस हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, R इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। क्या दिया है यहाँ पे मोलर मास दिया है, M दिया है कितना है 23 ग्राम पर मोल। BCC के लिए N की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। ओके, ये बहुत बार हम देख चुके। तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, हमारे पास फॉर्मूला है R इज इक्वल टू 0.4330 इंटू A। लेकिन हमें A नहीं पता है, मतलब हमें A भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें A ही कैलकुलेट करना है। ओके, और एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। फार्मूला कौन सा होगा, रो इज इक्वल टू MnA³ Na। अभी हमें A³ फाइंड आउट करना है तो फार्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे Mn रो Na। तो चलो वैल्यू पुट करते और इसे कैलकुलेट करते। सो इज इक्वल टू M की वैल्यू कितनी है 23, N की वैल्यू कितनी है 2 डिवाइड बाय रो कितना है 0.97 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये 23 ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस होगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी 46 इंटू 10⁻23 और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी हो जाएगी 5.84 होगा 8413। आप लोग कैलकुलेट करके देखो। और इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये आएगा 7.8749 इंटू 10⁻23। ओके, इसे ही मैं लिख रही हूँ 78.749 इंटू 10⁻24। ये क्या है A³ की वैल्यू। हमें A निकालना है, मतलब इसका क्यूब रूट निकालना होगा। तो मैं ये यहाँ पे अभी ये मिटा देती हूँ। ये जो मैंने हैंड रिटन जो सॉल्यूशन बनाया है उसकी लिंक मैं इसके नीचे दे दूँगी, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो, उसका छोटा सा वीडियो डाल दूँगी मैं। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यूब रूट 78.749 इंटू 10⁻24। 24 का क्या हो जाएगा क्यूब रूट, ये 78.749 इंटू 10⁻8। अभी ये वैल्यू का हमें क्या करना है निकालना है। तो इसे भी मैं मिटा देती हूँ, आप लोगों ने लिखा ही होगा। तो देखो इसका मैं लॉग से निकाल रही हूँ, तो लॉग के लिए क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा लॉग 78.749। सो 13 78.7 इसका लॉग कितना आता है 1.8962। कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगी और लॉग क्या आएगा यहाँ पे 8962 आएगा।
इसे 3 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये जब बन जाएगा 0.6320। जब हम एंटीलॉग देखेंगे 0.6320 का, तो 63 का 2 और 0 में देखोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 4285, और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो मतलब 4 पॉइंट। तो ए की वैल्यू कितनी आई, 4.285 इंटू 10⁻⁻8। तो ये लॉग का पार्ट है, आप लोग लॉग टेबल तो जानते ही हो, इतना पार्ट कर लो। अभी हमारे पास ए है, आर निकालना है, सो आर इज इक्वल टू 0.4330 इंटू 4.285 इंटू 10⁻⁸। ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 1.86, सॉरी हमें एक्चुअल मिलता है 1.8554 मिलता है इंटू 10⁻⁸। इसे ही हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 1.86 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। सो द रेडियस ऑफ सोडियम एटम इज 1.86 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर इतनी होगी। ओके, तो ये न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा है तो अच्छे से देख लो। क्यूब रूट का जो है लॉग से देख लो, अगर स्क्वायर रूट होता तो 1/2 करते, क्यूब रूट था तो 1/3, फिर जो वैल्यू उसका लॉग निकालो, लॉग निकालने के बाद 3 से उसे डिवाइड करो, उसके बाद एंटी लॉग निकालो, तो ये आपको आंसर ऐसे मिल जाएगा, आंसर टैली भी हो जाएगा। एक्चुअल ऐसे आता है लेकिन क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन में ये दिया है तो अप्रॉक्सीमेटली क्या है, उसके इक्वल ही है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर नॉन स्टोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट क्लासिफाइड। तो नॉन स्टोचियोमेट्रिक और स्टोचियोमेट्रिक ऐसे 2 पॉइंट डिफेक्ट है, तो उन्होंने पूछा है कि नॉन स्टोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट कैसे क्लासिफाई होते हैं। ये क्वेश्चन 3 मार्क का है। एक्सप्लेन विद डायग्राम मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, तो मेटल डिफिशियंसी इफेक्ट उन्होंने पूछा है, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। तो सिर्फ क्लासिफिकेशन पूछा है, एक्सप्लेनेशन का और एक क्वेश्चन है आगे, तब हम देखेंगे कि नॉन स्टोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट होता क्या है। अभी सिर्फ क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन। तो इसके 2 टाइप है, तो देर आर 2 टाइप ऑफ नॉन स्टोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। पहला टाइप है जो यहाँ पे मेंशन किया है जिसे हमें एक्सप्लेन करना है, वो है मेटल डेफिशिएंसी। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ये पहला टाइप है, और दूसरा टाइप है इसका वो है मेटल एक्सेस। तो एक में मेटल डेफिशिएंट मतलब कम पड़ जाता है, और एक में मेटल क्या हो जाता है, एक्सेस हो जाता है। तो ऐसे क्या है, 2 नॉन स्टोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट के टाइप है। तो इसके 2 टाइप है, हमें कौन सा एक्सप्लेन करना है, फर्स्ट वाला एक्सप्लेन करना है। तो देखो फर्स्ट में क्या होगा, अगर कोई हमारे पास मेटल का क्रिस्टल प्रेजेंट है, तो देखो मैं यहाँ पे एक क्रिस्टल ड्रॉ कर रही हूँ। जनरली कैटायन छोटा होता है और एनायन क्या होता है, बिगर साइज का होता है, और अल्टरनेट अरेंजमेंट होगी, एक कैटायन एक एनायन ऐसे। ओके, यहाँ पे बिगर स्मॉल बिगर स्मॉल बिगर स्मॉल बिगर। ओके, तो हमारे पास ऐसा है। तो यहाँ पे सपोज ये है स्मॉल वाला Ni2+ और ये O2-, तो सारे समझ लो आप कि छोटा वाला Ni2+ होगा और बिगर वाला क्या होगा यहाँ पे O2-। तो यहाँ पे क्या होता है, एक मेटल Ni2+ यहाँ से क्या हो जाएगा, मिसिंग होगा, और यहाँ पे क्या क्रिएट होगी, वैकेंसी क्रिएट होगी। तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो रही है, कौन सा आयन कर रहा है वैकेंसी, Ni2+, निकेल आयन क्या कर रहा है, वैकेंसी। तो मेटल डिफिशिएंट हो गया, तो इस क्रिस्टल में एक मेटल क्या पड़ गया, मेटल आयन कम हुआ। तो अभी देखते हैं कि इफेक्ट क्या होगा, ये सारा समझ में आएगा ना। सारे बड़े O2- है और स्मॉल क्या है, Ni2+ है। ओके, तो ये नॉन स्टोचियोमेट्रिक मेटल डिफिशियंसी की डायग्राम है। तो क्या क्या लिख सकते हैं हम इसके बारे में, दिस डिफेक्ट इज पॉसिबल ओनली इन कंपाउंड ऑफ द मेटल दैट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऐसे मेटल जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे, वही वहाँ पे ये पॉसिबल है। तो कौन से एलिमेंट ऐसा दिखाते हैं, मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाते हैं, तभी पॉसिबल। यहाँ पे निकेल जो है उसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 भी है +3 भी है।
सेकंड, इन सम क्रिस्टल पॉजिटिव मेटल आयन आर मिसिंग। तो देखो यहाँ से एक पॉजिटिव क्या हो गया, मेटल आयन मिसिंग हो गया फ्रॉम द ओरिजिनल लैटिस। ये ओरिजिनल लैटिस के साइड से ये यहाँ पे क्या हो गया, मिसिंग हो गया। तो यहाँ पे जितने पॉजिटिव चार्ज किसके इक्वल में थे, निगेटिव चार्ज, तभी तो स्पेसिस न्यूट्रल था। अभी एक पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, कम हो गया, मतलब निगेटिव चार्ज क्या हो गए, बढ़ गए। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज है उसे बैलेंस किया जाता है बाय प्रेजेंस ऑफ कैटायन ऑफ द सेम मेटल। मतलब सेम मेटल का कैटायन प्रेजेंट हुआ, मिसिंग कौन सा हुआ था, 2+, और यहाँ पे रिप्लेस कौन करेगा, Ni3+। तो यहाँ पे एक Ni2+ को रिप्लेस करने के लिए दो क्या बन जाएंगे, Ni3+। मतलब ये कोई भी एक क्या है, 2+ की जगह पे अपना अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, Ni3+। तो यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे दो, ऐसे दो, यहाँ का एक और यहाँ का एक, ऐसे इसके दो को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो द एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज बैलेंस बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटायन ऑफ द सेम मेटल विद द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दैट ऑफ द मिसिंग। मिसिंग की +2 थी, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले उसकी जगह ले लेंगे या उसे बैलेंस करेंगे। देखो NiO कंपाउंड में Ni2+ ये क्या हुआ, आयन मिसिंग हुआ, इसने वैकेंसी क्रिएट की लैटिस साइट में। ये जो डिफिशियंसी है, तो कितने चार्ज की डिफिशियंसी हो गई, +2 चार्ज की डिफिशियंसी। Ni पे 2+ चार्ज था, तो इसे कौन बैलेंस करेगा, तो यहाँ पे निकेल बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे निकेल 2+ का 3+ हो जाएगा, ये भी 3+, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हुआ, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हुआ, ऐसे +2 का जो बैलेंस है पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों मिलके कर लेंगे। तो जो डिफिशियंसी होगी 2+ चार्ज की इज मेड बाय द प्रेजेंस ऑफ 2 Ni3+ आयन। यहाँ पे क्या हुआ, इस लैटिस में Ni2+ आयन को Ni3+ आयन ने क्या कर लिया, रिप्लेस कर लिया। एक वैकेंसी दिख रही, यहाँ पे 2 का 3 हो गया, 2 का 3 हो गया। तो दो जो पॉजिटिव चार्ज की यहाँ पे डिफिशियंसी दिख रही थी, इन दोनों ने उसे क्या किया, कंप्लीट किया। तो अभी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा, पहले क्या था, यहाँ पे ये NiO था, अभी क्या हुआ, डिफिशियंसीज की वजह से ये Ni.97O1.0, ऐसे इसका क्या आएगा, फॉर्मूला। तो इसे कहा जाता है नॉन स्टोचियोमेट्रिक मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंट हुआ तो उसी मेटल के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ने उसे क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया उसके पॉजिटिव चार्ज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी 3 मार्क का एक क्वेश्चन है। एक्सप्लेन विथ 1 एग्जाम्पल ईच दिस सब्सटेंस। पहला हमें देखना है डायामैग्नेटिक क्या है, पैरामैग्नेटिक क्या है और फेरोमैग्नेटिक क्या है। तो मैं यहाँ पे ही 3 कॉलम बना रही हूँ, तो कंपैरिजन में अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे सब्सटेंस यहाँ पे क्या होंगे, ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पेयर्ड होंगे यहाँ पे। ओके, ये क्या करेंगे, वीकली क्या करेंगे, रिपेल, ना के बराबर, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में ये ज़्यादा रिपेल नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो पेड़ होते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे पेयरिंग की वजह से ये जो स्पिन है, ये क्या होगा, एक का क्लॉकवाइज स्पिन होता है, एक का एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के स्पिन को क्या करते हैं, यहाँ पे बैलेंस करते हैं, और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों एक दूसरे की क्या कर देते हैं, कैंसल करते हैं। इसलिए ये क्या होगा, वीकली रिपेल द मैग्नेटिक फील्ड, और रिपेल द मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल ही नहीं कर पाएगा। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं एक क्वेश्चन में, N2F2H2O, इसके साथ साथ NaCl भी है, बेंजीन भी है, इसका एग्जाम्पल। दूसरा जो है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक क्या होंगे, द सब्सटेंस विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इस मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या होंगे, वीकली अट्रैक्टेड, बहुत वीकली या ना के बराबर क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेंगे, ये
अट्रैक्ट करेंगे, इनको पैरामैग्नेटिक कहा जाता है। यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करता है और मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से ये क्या है, अट्रैक्ट होते हैं बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ये रिपेल होंगे मैग्नेटिक फील्ड में, ये अट्रैक्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड में। ऐसे जो सब्सटेंस है ये कहाँ यूज़ होते हैं, ये मैग्नेटिज्म में यूज़ होते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं। जब तक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई है तब तक ये मैग्नेटिज्म नेचर दिखाएंगे। जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करेंगे ये वापस क्या है, इनका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनका जो ये जो मैग्नेटिज्म है ये क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है O2 ऑक्सीजन, ये तो को हम देख चुके हैं MO2 में, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में, Cu2+, Fe3+, Cr3+, कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, उन्होंने एक ही एग्जाम्पल पूछा है। तीसरा है फेरोमैग्नेटिक, द सब्सटेंस कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्या होंगे, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन क्या होंगे, लार्ज नंबर होंगे, लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे। ओके और ये क्या होंगे, अट्रैक्ट स्ट्रांगली बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या होंगे, स्ट्रांगली ज़्यादा होने की वजह से स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेटिक, मैं सिर्फ MF लिख रही हूँ, मैग्नेटिक फील्ड। इनको क्या कहा जाता है, फेरोमैग्नेटिक। ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, इन द परमानेंट मैग्नेटिज्म। इनको परमानेंटली क्या किया जाता है, मैग्नेटिज्म में या मैग्नेटाइज कर सकते हो। इवन अगर मैग्नेटिक फील्ड रिमूव भी कर लिया तो भी ये क्या है, मैग्नेटिज्म के मोड में ही रहेंगे, तो परमानेंट मैग्नेट के तौर पे इनको यूज़ किया जाता है। तो कौन से सब्सटेंस होंगे, तो यहाँ पे होगा आयरन, कोबाल्ट, निकेल, उसके बाद CrO2, ये सारे क्या हो जाएंगे, फेरोमैग्नेटिक होंगे नेचर में। तो ऐसे तीनों के बारे में 1-2 पॉइंट और एक एग्जाम्पल लिखना ज़रूरी है फॉर 3 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इस 4 मार्क के क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट आर नॉन स्टोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, एक्सप्लेन विद डायग्राम फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर। एफ सेंटर मतलब जो कलर आते हैं क्रिस्टल में वो एफ सेंटर की वजह से होते हैं, इनको कलर सेंटर भी कहा जाता है। तो पहले देखते हैं कि नॉन स्टोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। तो ये पॉइंट इफेक्ट क्यों अराइज होता है, व्हेन रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन काइंड टू द दैट अदर काइंड ऑफ एटम, जो होगा कैटायन एनायन का, वो क्या हो जाता है, डिफरेंट होता है और इंडिकेट करता है बाय द केमिकल फार्मूला। तो जो कैटायन और एनायन का रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस होगा, और केमिकल फार्मूला में वो पता चलता है कि ये क्या है, इम्बैलेंस है। इन दिस टाइप ऑफ स्टोचियोमेट्री ऑफ कंपाउंड, जो स्टोचियोमेट्री वो चेंज होगी अगर 4:4 ऐसे कैटायन एनायन का रेशियो, इनमें से एक कम हो गया कोई भी कैटायन एनायन, तो ये जो स्टोचियोमेट्री वो क्या होगी, इसकी डिस्टर्ब हो जाएगी, चेंज होगी। लेकिन स्टोचियोमेट्री चेंज होने की वजह से क्रिस्टल के स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे एफ सेंटर क्रिएट होगा, लेकिन क्रिस्टल का स्ट्रक्चर वैसे कि वैसे रहेगा, सिर्फ कलर क्या होगा, चेंज, कलरलेस कंपाउंड क्या हो जाएंगे, कलर होंगे। तो इसके 2 टाइप है नॉन स्टोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट के, पहला है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट और दूसरा है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो हमें अभी देखना है कि एफ सेंटर होते क्या है। ओके तो अभी क्या है, नॉन स्टोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट का मीनिंग समझ में आया होगा। ये क्यों अराइज होता है, जो रेशियो होता है एटम का वन आयन का दूसरे के साथ, या फिर जो रेशियो होगा नंबर ऑफ कैटायन और एनायन का, वो क्या होगा, बिकम्स डिफरेंट फ्रॉम द इंडिकेटेड केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला से ये क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। यहाँ पे जो ये होगा केमिकल रिप्रेजेंटेशन, तो उसके वजह से एफ सेंटर क्रिएट होता है। तो देखो एफ सेंटर होगा क्या, तो कोई भी कैटायन और एनायन, तो हमेशा याद रखो एनायन बड़ा होता है, कैटायन क्या होगा, छोटे साइज का होगा। तो हम एक क्रिस्टल ड्रॉ कर रहे हैं अभी, लैटिस अल्टरनेट अरेंजमेंट होती है, हमेशा याद रखना है। वैसे मैं इसकी PDF भी आप लोगों को देने वाली हूँ, मैंने हैंड रिटन बनाया हुआ है। मैं पहले पूरा ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कहाँ से मिसिंग होगा। तो कैसे मिसिंग होगा वो भी बताती हूँ।
तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, देखो ये NaCl का क्रिस्टल है। ओके, इस NaCl के क्रिस्टल को हीट किया। ओके, यहाँ पे इस NaCl के क्रिस्टल को हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर। सोडियम गैस का सोडियम वेपर फॉर्म में क्या किया, यहाँ पे इसे हीट किया। तो सोडियम वेपर क्या हो गए, यहाँ पे सोडियम मेटल वेपर में से यहाँ पे डिपॉजिट हो गया क्रिस्टल के सरफेस पे। तो जैसे ही सोडियम मेटल क्रिस्टल के सरफेस पे क्या हो गया, यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, तो ये कौन सा है, सोडियम है। और यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव, सब जगह पे दिखा दो, हाँ, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, छोटा सारा पॉजिटिव दिखाओ। ओके, ऑलमोस्ट हो गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो एक निगेटिव चार्ज है या एक निगेटिव चार्ज आयन जो है, ये क्या होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्रिएट करेगा। अब ये कैसे होता है सुनो। तो क्या होगा, एफ सेंटर क्या होता है, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इम्पार्ट कलर टू द कलरलेस क्रिस्टल। तो कलरलेस क्रिस्टल को कलर देने का काम कौन करता है, एफ सेंटर करता है। तो देखो हमारे पास एक क्रिस्टल था NaCl, उसको क्या किया, हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर। तो सोडियम क्या हो गया, यहाँ पे डिपॉजिट हो गया क्रिस्टल के सरफेस पे। तो जो Cl माइनस आयन था यहाँ पे, निगेटिव चार्ज मतलब Cl माइनस, तो Cl माइनस आयन जो था यहाँ पे क्रिस्टल में, वो क्या हो गया, अपना रेगुलर साइड छोड़ के कहाँ पे चला गया, इस सोडियम की तरफ वो अट्रैक्ट हुआ। मतलब जो डिपॉजिट हुआ था सोडियम और क्रिस्टल के अंदर का Cl माइनस, ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। यहाँ पे NaCl और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे दिखाया जाता है, यहाँ पे दिखाया जाता है। ओके, तो ये यहाँ पे जाके NaCl बन गया और यहाँ से वो क्या, कहाँ पे, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन बना है, ये कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। द इलेक्ट्रॉन रिलीज डिफ्यूज्ड इनटू द क्रिस्टल। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हुआ है, दोनों के कॉम्बिनेशन, यहाँ का Cl और यहाँ का सोडियम दोनों कंबाइन हुए और इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे रह गया, कहाँ पे, क्रिस्टल में। वो जो वैकेंट साइड थी एनायन की, वहाँ पे वो क्या हो गया, डिफ्यूज हो गया। तो एनायन वैकेंट साइड में ऑक्यूपाई कर लिया इलेक्ट्रॉन ने। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को एफ सेंटर कहा जाता है, या इसे कलर सेंटर भी कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन कलर सेंटर जनरेट करता है। तो यहाँ पे क्या इफेक्ट हुआ, NaCl क्रिस्टल पहले कलरलेस था, बट एफ सेंटर जनरेट होने की वजह से ये कौन से कलर में कन्वर्ट हो गया, येलो कलर में कन्वर्ट हो गया। और ये कलर ही इंडिकेट करता है कि यहाँ पे क्या जनरेट हुआ, एफ सेंटर जनरेट हुआ। तो क्या हुआ था, NaCl का क्रिस्टल था, इसे हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर। तो सोडियम वेपर क्रिस्टल के सरफेस पे डिपॉजिट हुए। इस क्लोरीन ने जैसे देखा कि सोडियम आया है, ये यहाँ से यहाँ पे गया, तो सोडियम और क्लोरीन आयन के बीच में कॉम्बिनेशन होकर यहाँ पे NaCl फॉर्म हुआ। और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, यहाँ पे जो वैकेंसी जनरेट हुई थी वो वहीं पे रह गया और उसने क्या किया, एफ सेंटर जनरेट किया। और ये जो एफ सेंटर होता है, यही क्या करता है, कलरलेस सॉलिड को कलर देता है। तो उसने NaCl जो कलरलेस था उसे येलो कलर दे दिया। इसी को एफ सेंटर या कलर सेंटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये। सेकंड क्वेश्चन 4 मार्क का, गिव क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। तो स्टोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट का क्लासिफिकेशन, 3 क्वेश्चन एक साथ किए उन्होंने। दूसरा हमें बताना है व्हाट इज सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है सॉलिड सोल्यूशन ऑफ मेटल एंड वैकेंसी थ्रू द एलिवेलेंट कैटायन। तो 4 क्वेश्चन है टोटल। तो 1 2 3 4 4 मार्क के लिए, हर एक को 1 मार्क मिलेगा। तो स्टोचियोमेट्री जो डिफेक्ट है, इसके उन्होंने टाइप पूछे। तो कौन से टाइप है, मतलब क्लासिफिकेशन मतलब टाइप ही पूछे। तो 4 टाइप है। पहला होता है वैकेंसी डिफेक्ट, ओके। दूसरा होता है सेल्फ इंटरस्टिशियल, मतलब अपने ही कहीं पे, अपने ही क्रिस्टल में कहीं तो भी जाके जहाँ पे स्पेस है वहाँ पे बैठना। तीसरा है स्कॉटकी में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन क्या हो जाते हैं, मिसिंग होते हैं। और फोर्थ होता है फ्रैंकेल डिफेक्ट। तो फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या होता है, कोई एक आयन क्या हो जाता है,
यहाँ पे मिसिंग होता है। तो 4 डिफेक्ट है, वैकेंसी डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टेशियल, स्कॉटकी एंड द फ्रैंकेल। तो ये स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट के 4 टाइप है। दूसरा उन्होंने हमें पूछा है सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या है, चलो वो देखते हैं। तो चलो देखते हैं सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है। तो इसके बारे में सबसे पहले जानो कि इन दिस डिफेक्ट द फॉरेन एटम आर फाउंड इन द लैटिस साइड। तो फॉरेन मतलब जो उसका मेंबर नहीं है, जो होस्ट है उसका मेंबर नहीं है, तो कोई फॉरेन एटम क्या दिखेगा आपको, क्रिस्टल में दिखेगा। द रेगुलर एटम आर डिस्प्लेस फ्रॉम द देयर लैटिस साइड बाय द इम्प्योरिटी एटम। तो देखो ये कॉपर के क्रिस्टल थे, सारे कॉपर था यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉरेन एटम दिखाई दिया। तो फॉरेन एटम को मैं अलग कलर से दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे एक फॉरेन एटम आ गया। ओके, दूसरा मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, यहाँ पे एक फॉरेन एटम आ गया। तीसरा मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, यहाँ पे एक फॉरेन मतलब कॉपर के अलावा कोई और, तो यहाँ पे एक आ गया। तो ये जो फॉरेन एटम है ये कौन सा है, जिंक। एक्चुअल क्रिस्टल कौन सा था, कॉपर था। तो ये कॉपर और जिंक के कॉम्बिनेशन से क्या बना, ब्रास बना। तो ये सब्स्टिट्यूशनल जो होते हैं डिफेक्ट, ये क्या होते हैं, इनको ही सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल कहा जाता है। तो ये जो है सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल, इसी का एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी का। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होती है कि जो फॉरेन एटम्स आर फाउंड एट द लैटिस साइट इन प्लेस ऑफ द होस्ट एटम। तो देखो होस्ट एटम की जगह पे फॉरेन एटम आ गए। रेगुलर एटम जो था यहाँ पे क्या होगा, अपने साइड से डिस्प्लेस होगा और इम्प्योरिटी वहाँ पे ऐड होगी। इसे कहा जाता है सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी। सब्स्टिट्यूट हो गया कोई और, कॉपर को जिंक ने क्या कर लिया, सब्स्टिट्यूट। और इसका एग्जाम्पल क्या है, सॉलिड सोल्यूशन ऑफ मेटल। इसे ही अलॉय भी कहा जाता है। ओके, तो ये अलॉय, तो देखो यहाँ पे ये ब्रास अलॉय क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे देखो अलॉय को कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम, या फिर सॉलिड सॉल्यूशन मेटल को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रास इज द अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ओके, तो ब्रास में क्या था, होस्ट कौन है, एक्चुअल मेटल कौन है, कॉपर है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर के कुछ पार्टिकल, कुछ एटम को कौन रिप्लेस कर रहा है, इम्प्योरिटी रिप्लेस कर रही। कौन सी इम्प्योरिटी, जिंक एटम की इम्प्योरिटी यहाँ पे रिप्लेस कर रही। तो ये जिंक एटम ऑक्युपाई कर रहा है रेगुलर साइट ऑफ कॉपर। तो यहाँ पे 4 जगह पे जिंक ने कॉपर की जगह को ऑक्युपाई कर लिया, उसे सब्स्टिट्यूट कर लिया, और इसे कहा जाता है सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल। 4th पॉइंट इसका है वैकेंसी थ्रू एलिवेलेंट कैटायन। तो एलिवेलेंट का मीनिंग समझ लो, आयन विथ ऑक्सीडेशन नंबर डिफर फ्रॉम द होस्ट। जो होस्ट होगा उससे अलग ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगा। तो सपोज हमारे पास एक क्रिस्टल था, तो ऐसे समझो NaCl का क्रिस्टल था, NaCl 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 NaCl। तो ऐसे क्रिस्टल था। थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर लेती हूँ, क्वेश्चन देखिए बस होगा। तो यहाँ पे ये था Na+ और ये है Cl-। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक जो है सोडियम क्या हो गया, यहाँ पे मिसिंग हो गया, इसे हम कहेंगे वैकेंसी। और दूसरा भी एक सोडियम यहाँ पे मिसिंग हो गया, उसकी जगह ले ली यहाँ पे Sr2+ ने। ओके, अभी क्या होगा, इसे कहा जाता है वैकेंसी थ्रू एलिवेलेंट कैटायन। तो यहाँ पे एलिवेलेंट कैटायन कौन है, Sr2+। तो इसे पहले समझ लो, वैकेंसीज आर क्रिएटेड बाय द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। तो यहाँ पे क्या है, वैकेंसी क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। क्यों, जब आप लोगों ने क्या कर दिया, क्रिस्टल में इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे Sr इम्प्योरिटी आई तो वैकेंसी, उसके बाद वैकेंसी क्या हुई, जनरेट हुई। तो यहाँ पे कौन सी इम्प्योरिटी ऐड की आपने, एलिवेलेंट आयन की। मतलब ऐसा आयन जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट होस्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट से अलग है। यहाँ पे एग्जाम्पल ही देख लो, क्या हुआ, आपके पास NaCl का क्रिस्टल था, आपने उसमें क्या कर दिया, SrCl2 ऐड कर दिया। तो यहाँ पे जो Na+ आयन थे, इस Na+ आयन को Sr2+ आयन क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 था, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है। तो SrCl2 इम्प्योरिटी इज एडेड टू NaCl ड्यूरिंग इट्स क्रिस्टलाइजेशन। जब इसका क्रिस्टलाइजेशन हो रहा था तो क्या हुआ, यहाँ पे एक वैकेंसी जनरेट हुई और एक वैकेंसी में Sr2+ आ गया। अभी क्या है, आयन तो बैलेंस हो गए, यहाँ का एक सोडियम और यहाँ का एक सोडियम, 2 मिसिंग हुए और यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज ऐड हुए। मतलब क्या है,
यहाँ पे जो वैलेंसी है वो तो बैलेंस हुई, जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का रेशियो है वो बैलेंस हुआ, लेकिन यहाँ पे एक वैकेंसी क्या हुई, जनरेट हुई, बिकॉज ऑफ दिस एलिवैलेंट आयन, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होस्ट है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या है, अलग है। तो इसे कहा जाता है वैकेंसी थ्रू एलिवैलेंट कैटायन। इस कैटायन की वजह से यहाँ पे क्रिस्टल में वैकेंसी जनरेट हुई। जब NaCl का क्रिस्टलाइजेशन हो रहा था, लिक्विड फॉर्म से वो सॉलिड फॉर्म में जा रहा था, तब CrCl2 को ऐड कर दिया एज अ इम्प्यूरिटी। तो इस इम्प्यूरिटी ने क्या कर दी, यहाँ पे वैकेंसी जनरेट कर दी। See the last question of question bank. Derive the relationship between density of the substance with its molar mass and the unit cell age length. मोलर मास को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, डेंसिटी को हम ऐसे रो से डिनोट करते हैं, एज लेंथ को हम A से डिनोट करते हैं। इन दोनों का हमें रिलेशन मतलब फॉर्मूला डिराइव करना है। उसके साथ साथ हमें एक्सप्लेन करना है हाउ विल यू कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड नंबर ऑफ यूनिट सेल फॉर द x ग्राम ऑफ मेटल। तो 3 अलग अलग क्वेश्चन है। तो चलो पहले हम देखते हैं रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप के लिए देखो क्या है, हमें पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो इसे हम लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। इसी फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ particles per unit cell upon volume of unit cell into m upon Na। यहाँ पे m is the molar mass, Na is the Avogadro's number। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू mNa इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल को स्मॉल n से, वॉल्यूम को a क्यूब से दिखाते। ओके, तो ये फॉर्मूला मोलर मास के लिए क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू रो Na a क्यूब अपॉन n। ऐसा एक न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किया है इसी क्वेश्चन बैंक में। ओके, a के लिए ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू, उन्होंने एज लेंथ भी पूछा है ना, a क्यूब इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये सारे क्वांटिटीज उधर चले गए, रो Na सॉरी mn अपॉन Na रो। तो ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, किसके लिए, a क्यूब के लिए। सिर्फ a क्यूब यहाँ पे डाला और ये यहाँ पे आया। तो ऐसे दोनों का डिराइव किया हमने, एज लेंथ का भी डिराइव किया और मोलर मास का ऐसे आएगा, एज लेंथ का ऐसे आएगा। अभी हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स x ग्राम के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम नंबर ऑफ यूनिट सेल को कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो m मोलर मास होता है, Na क्या होता है, Na इज़ द एवोगाड्रोस नंबर। तो x ग्राम ऑफ मेटल के लिए हमें देखना है कि अगर m जो है मोलर मास वो कितना कंटेन करता है, Na इतना कंटेन करता है। तो x ग्राम कितना कंटेन करेगा यहाँ पे, Na इंटू एक्स डिवाइड बाय m, या फिर इसे XNA अपॉन कैपिटल M ऐसे भी कह सकते हो। ओके, अभी तो हमने डिराइव किया, m की वैल्यू क्या फाइंड आउट की हमने, रो a क्यूब Na अपॉन स्मॉल n ऐसे कैलकुलेट की। तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो XNA अपॉन रो a क्यूब Na डिवाइड बाय स्मॉल n, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आंसर आएगा, देखो यहाँ पे XN, ये नीचे का ऊपर चला जाएगा, डेंसिटी इंटू ए क्यूब। तो ये हो गया फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो निकालने हमें x ग्राम मेटल में, तो वो कैसे आएंगे, दो कितना ग्राम दिया है वो ग्राम, उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स, डेंसिटी एंड एज लेंथ का क्यूब। अगर हमें ये पता है तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते इन x ग्राम मेटल। x मतलब अननोन क्वांटिटी, कितना भी हो सकता है। तो ये हो गया उसका फॉर्मूला। ओके, तो नंबर ऑफ पार्टिकल हमने कर लिया। अभी हमें क्या करना है, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम। तो चलो देखते हैं, नंबर ऑफ
यूनिट सेल इन x ग्राम मेटल, क्या आएगा वो देखते। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे xn रो ए क्यूब पार्टिकल, तो जो है n पार्टिकल 1 यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इतने पार्टिकल के लिए कितना होगा, तो ये बन जाएगा xn रो ए क्यूब इंटू n। तो 1 पार्टिकल के लिए क्या है, सॉरी n नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए क्या है, 1 वैल्यू है, तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए कितनी वैल्यू होगी ऐसा पूछा है, तो ये 1/n होगा। तो यहाँ पे n कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा x रो ए क्यूब। तो अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने हैं, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x मीन्स द गिवन मास ऑफ द मेटल रो इंटू ए क्यूब, डेंसिटी और एज लेंथ। मतलब अगर हमें मेटल का मास पता है, डेंसिटी पता है, एज लेंथ पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट सेल को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर द x ग्राम ऑफ मेटल। तो यहाँ पे बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन बैंक के पहले चैप्टर का। मैंने सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करके दिए हैं। यह इसके मेरे पास हैंड रिटन नोट्स भी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आपकी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, पढ़ो अच्छे से, ऑल द बेस्ट। और ये जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक और क्वेश्चन बैंक के साथ आपके जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसे अच्छे से करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। जैसे मुझे टाइम मिलता है आगे की भी क्वेश्चन बैंक में अपलोड करूँगी। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।